आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सूक्ष्मजीव मित्र या शत्रु। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे पूरी तरह से ग्राफिक कंटेंट मिलेगी, ताकि उसमें क्या होगा कि चैप्टर भी छोटे हो जाएंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा के आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको लिख पाओगे। तो अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया चैनल के बारे में तो जाकर बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे जो कि देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सूक्ष्म मतलब क्या होता है। इसका शब्द का मतलब ही होता है कि सबसे छोटा, या फिर कहो छोटे से छोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा हुआ है सूक्ष्मजीव का, यहाँ पे ठीक। तो आप देखोगे कि जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब सूक्ष्मजीव को हम यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो यंत्र किस तरह का? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, या आवर्धक लेंस, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग बड़ा करके देख सकें, सिर्फ उसी तरीक़ा से देख सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। और आमतौर पे अगर अभी के टाइम में आपको पता ही है कोरोना वायरस भी एक सूक्ष्मजीव है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। अब इसको लेकर साइंटिस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको ढूंढने, इन पर रिसर्च करने पे बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अभी हम सूक्ष्मजीव के बारे में बात किए तो मैंने बताया कि सूक्ष्मजीव से कहते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक बताया गया कि अगर ब्रेड को या रोटी को, कोई भी चीज़ को अगर कुछ टाइम तक अगर वो सड़े तो उसमें एक काला, सफ़ेद या हरा कलर का एक आवरण ऊपर में बन जाता है। उसको अगर आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जाएगा तो वहाँ पर सूक्ष्मजीव आपको दिखेंगे। तो ये तो थी सूक्ष्मजीव के बारे में। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीव और उसके बारे में कितने टाइप के होते हैं, उसमें सूक्ष्मजीव अच्छे हैं या बुरे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है कि सूक्ष्मजीव जो है कि जैसे चैप्टर में नाम लिखा हुआ है कि मित्र है या शत्रु। अब जैसे अगर चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि मित्र है शत्रु, तो इसको हम बहुत अच्छा तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या एक्चुअली में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो सूक्ष्मजीव है उसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। देखते हैं कि सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उसे बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इसमें कुछ ब्रेड में उगने वाले कवक जो आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, और जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं दे सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसमें मैंने बोला कि उसमें अगर आप देखोगे कि अगर आपके स्कूल में साइंस लैब है तो आपको शायद आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसमें या फिर कोई मूवी वगैरह में देखा हुआ, जब उसमें कोई भी हम लोग ब्लड सैंपल या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ को जांच करते हैं तो उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इस्तेमाल बखूबी होता है। अब इसको आमतौर पे 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। याद रखिएगा इसमें 4 मुख्य तरह का ये वर्ग है, मुख्य वर्ग, जिसमें किसमें क्या क्या है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम विषाणु कहते हैं। देखो अभी जो कोरोना वायरस आप सुन रहे ना, तो उसमें क्या है, कोरोना वायरस। तो देखो ये वायरस को हम वायरस इंग्लिश में कहते हैं और जीवाणु हम कहते हैं इसे हिंदी में। तो यहाँ पे जैसे देखो कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव, यहाँ पे एक नीचे तस्वीर दिया गया होगा, वहाँ पे जाकर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो उसके आगे लिखा हुआ है विषाणु के बारे में। तो विषाणु क्या होते हैं? विषाणु भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। वो अलग क्यों होते हैं? वे केवल परपोषी में ही गुणक करते हैं। परपोषी माने जो खुद का खाना बना लेता हो उसे परपोषी कहते हैं। तो उसे वो परपोषी में ही अपने आप को जिंदा रखता है विषाणु आमतौर पर कुछ विषाणु ऐसे भी है जो स्वपोषी में भी रह लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेंगे कि जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु यहाँ ध्यान रखिए, जीवाणु किसको बोला गया है? जीवाणु इससे। तो जीवाणु क्या कहते हैं? जीवाणु को जीवाणु उससे कहते हैं जो जंतु कोशिका में, जंतु पौधे में गुणन का मतलब होता है अपने संख्या को बढ़ाते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं। और कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे आप देखोगे कि ठंडी का मौसम शुरुआत होती है या फिर बारिश का टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा छींक आती है, तो वो क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस के कारण होते हैं। पोलियो पता है भारत में अब लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन 1-2 केसेस निकल जाने के कारण वापस से पोलियो की वैक्सीन जो है वापस से शुरू कर दी गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में पोलियो की जो बीमारी है पूरी तरह से भारत में ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड आमतौर पर आप सुना होगा कि अभी के टाइम में टाइफाइड जो है काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है। टाइफाइड और क्षय रोग क्या होता है? क्षय किसको बोलते हैं? टीबी। टीबी देखो ये रोग आपने देखा होगा अगर टीबी में प्रचार, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको खांसी है तो आप फटाफट जाकर टीबी चेक कराएं, क्योंकि उसमें टीबी में जब आप खांसते हो तो उसके साथ आपको ब्लड भी आ सकता है इस केसेस में। तो ये से क्या था? जीवाणु द्वारा। इसमें शरीर बहुत कमज़ोर रहता है इसमें, इसीलिए जब भी अगर आसपास देखो कोई जब बहुत लंबा टाइम तक कोई खांस रहा है तो उसको हमेशा ये सजेस्ट करो कि आप डॉक्टर के पास जाने को। तो यहाँ पे कुछ जो अस्पाइरल जीवाणु यह है और ये है क्या? छड़नुमा जीवाणु। तो इसको न और क्योंकि देखो जीवाणु का नाम हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम है कि हम जब भी जीवाणु का नाम लेते हैं ना तो नाम हम बहुत तरह से गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि भाई थोड़ा सा ईजी करके बोलो, ठीक है। कोई हो सकता है कि आप सही तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई कुछ बोल भी दे, मजाक भी उड़ा दे, लेकिन उतना फिक्र मत करो, क्योंकि इस नाम ही टेढ़ा है, सबसे नहीं बोला जा सकता। बोले पर बोलने का कोशिश करो कि क्या है। तो क्या है ये? अस्पायरल। अस्पायरल जीवाणु। अस्पायरल को बोलते हैं जो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, टेढ़ा टेढ़ा ये, तो उसको बोलते हैं अस्पायरल। छड़नुमा, तो देखो छड़नुमा दिख रहा है, इसको बोला गया जीवाणु। ये है जीवाणु का एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे शैवाल का और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली ये देखोगे ना तो अजीब, ये आप देखोगे कि अगर खेत उत में या फिर अगर बागान में कुछ उगाए होगा तो इस तरह का एक कीड़ा रहता है बड़ा सा, वो एकदम लग रहा है कि वो कीड़ा जैसा दिख रहा है बड़ा वाला, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है, ये बहुत छोटा होता है, दिखता ही नहीं है। अब देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? तो देखो यहाँ तक एक बार में आपको प्रोनाउंस दिखा, यहाँ तक प्रोनाउंस करो पहले, यहाँ तक। तो क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करो ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो वापस पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास। वापस पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास। फिर समझ में आया किस तरह से पढ़ना है इसको? अब देखो इस तरह से अगर इसको मैं देखूँ तो इसको भी देखो, इसको भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे। इसको देखो, लास्ट का जो गायरा है उसको एक साथ पढ़ेंगे और इधर का पढ़ेंगे एक साथ, अस्पायरो गायरा। समझ में आया? तो चलो फिर से पढ़ते हैं एक बार, अस्पायरो गायरा। तो ये इस तरह से अगर नाम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। और इसे ये जो है ये शैवाल का एग्जाम्पल है। अब है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल। प्रोटोजोआ क्या है? अमीबा। और इसको लोग बहुत कोई गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं, मैंने गलत उच्चारण करते हैं इसको। बहुत कोई मैंने सुना है कि पारा मैग्नीशियम पढ़ते हैं। तो भाई आपको पता ना कि मैग्नीशियम तो अलग चीज़ होता है ना, तो पारा मैग्नीशियम इसको बहुत कोई पढ़ देते हैं। तो पारा मैग्नीशियम नहीं है, ये है पारामीशियम। क्या है? पारामीशियम। एक्चुअली पारा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पैरामीशियम। क्या पढ़ेंगे? पैरामीशियम। तो देखो अमीबा के बारे में बताता हूँ। अभी ये जो अमीबा है ना बहुत ही अल्टर किस्म का सूक्ष्म जीव है। देखो अगर मान लो कि अमीबा ये फिसलता हुआ या पे अपना गति कर रहा है किसी भी जगह पे, अगर ऐसा ये जो भी इसको खाता हो, जो भी ये खाता हो, अगर वो खाना अगर इस जगह पे हो खाना, तो ये कुछ नहीं करेगा। अपना जो ये आकार है ना, आकार को यहाँ आगे बढ़ा के यहाँ पे क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा इसको। फिर जो इसका आहार है इसको बीच में ले जाके इसको खाना खा लेगा। तो ये अजीब तरह सा है, इसका कोई मुंह कान नहीं होता है, भाई जान लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग जीव है। मैं भी सोच रहा हूँ कभी अगर लैब उब जाऊँ तो कभी अमीबा देखने का मौका मिले लाइव तो मज़ा ही आ जाए। और उसके बाद 2-4 और हैं यहाँ पे। कवक के एग्जाम्पल है। तो ये है राइजोपस, ये ग्रीन वाला आदो। इसको भी पढ़ने में बहुत कोई गलती करता है ये दोनों को। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो ये लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे, सिलियम। क्या पढ़ेंगे? सिलियम। इसको पढ़ेंगे पूरा पेनिसिलियम। अब देखो एक दवा का भी नाम होता है पेनिसिलिन, अगर आपने नाम सुना होगा तो अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी दवा से मिलता जुलता इसका नाम है। क्या है इसका नाम? पेनिसिलियम। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे जो दवा होते हैं ना मेडिकल साइंस में, वो हम लोग कवक का मदद से बनाते हैं। इसीलिए आपको कुछ जो कवक के नाम है वो सेम आपको दवा के नाम से मिलते हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये मत समझो कि दवा का नाम पे ये है, इनके नाम पे दवाई रखी गई। और यहाँ पे लास्ट है एक जिसका नाम है जीलस। ठीक है, मैं कि लास्ट आखिर में हर बार सबका लास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम आगे से पढ़ते हैं तो डायरेक्टली पीछे वाला का प्रोनाउंसिएशन हम गलती कर देते हैं। तो इसका नाम पूरा क्या हुआ? एस्परजिलस। क्या हुआ इसका नाम? एस्परजिलस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाम आपने कुछ पढ़ लिए। यहाँ पे 2 और दिया हुआ वायरस के बारे में। देखो ये तो भाई अपने आप में बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई गैरेज का कोई युक्ति है। ये लग रहा है कि कोई गैरेज का कोई मशीन का कोई पार्ट होगा ये, और ये लग रहा था कोई स्पेसशिप।
ठीक है। तो ये विषाणु है, दिखने से ही लग रहा है कि भाई तुम्हारा पुर्जा टाइट कर देंगे, यानी कि इंसानों को बोल रहा है ये, ठीक है। तो अपने आप में ही डेंजर दिख रहा है ये। आप देखो सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, तो जो आमतौर पे जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय, जैसे क्या कई शैवाल और कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिका जिसके जो एक कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिका कहते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको बहुकोशिका कहते हैं। अब ये आमतौर पर कहा जाता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बर्फीले, शीत और उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अब देखो इंसान है यार, कि तुम देखोगे ना कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते हैं। हम आम आदमी का बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग रह लेते हैं। तो यहाँ पे जीवाणु क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठंड है या गर्मी है, ये कहीं भी रह लेता है, ठीक है। बहुत ही वर्सटाइल। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप कैसे करते हो कि भाई इसको अच्छा से इसको बेड उड़ दो, नहीं तो रुकेगा नहीं, बुरा मान जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है सूक्ष्मजीव, ये बेटा कहीं भी रुक लेगा, ठीक है। तो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। अब यहाँ देखेंगे कि ये कहाँ करता है, तो देखो ये मरुस्थल पे भी रह सकता है ना, दलदल में भी पाया जाता है। मनुष्य सहित सभी जीवों के शरीर के अंदर भी पाया जाता है, अंदर भी। याद रखना ये एक चीज़ जो है की पॉइंट, यानी कि आपके शरीर, अगर आप जो वीडियो सुन रहे हो और आप सोच रहे हैं कि चलो ये तो कम से कम मेरे पास नहीं है, तो देखो आपके शरीर के अंदर में भी पाया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, कुछ जो सूक्ष्मजीव है वो दूसरे सजीव पर ही आश्रित रहते हैं, उन्हीं से उनका आहार चलता है। जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जैसे कौन सा, जैसे जो छोड़ो अमीबा और सूक्ष्मजीव। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रहते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो देखो ये अमीबा है ना, ये सिंगल है, ठीक है। इसका कोई साथी नहीं होता है ना, ये हमेशा ये अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है। पर ये जो है ना, कौन, जीवाणु और कवक, ये इसको चाहिए, ये पूरा समूह में रहता है, पूरा परिवार के साथ रहता है, ये पूरा फैमिली बसा के रहता है। अब पूरा फैमिली, आप समझिए जब पूरा फैमिली अटैक करेगा तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही। अब सूक्ष्मजीव और हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, हालांकि एक टॉपिक पूछा जा रहा है कि ये लाभदायक, कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हमारे लिए क्या है, हानिकारक। क्या सूक्ष्मजीव तो जीवों में रोग के कारक है, ये हानिकारक जो होता है क्या, जीवों में रोग के कारक है, मतलब बीमारी दे सकता है हमको। और कुछ हमारे के क्या होता है, कुछ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन के लिए, मैंने हमारे ज़िंदगी को जीवन के लिए सूक्ष्मजीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं रहेगा तब भी हमको प्रॉब्लम है, और वो रहेगा तब भी हमको प्रॉब्लम है। सॉरी, अगर वो रहेंगे तब भी हो सकता है कि हमको बहुत सारा प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, अगर वो रहेंगे तब भी बहुत सारा प्रॉब्लम हमको दे सकते हैं। तो दोनों ही है, किसी चीज़ के घाटा और मुनाफा दोनों ही होता है, तो इसमें से ये भी है। अब हम देखते हैं इसका, आप देखेंगे कि कैसे कैसे पता चलेगा। अब बोले मित्रवत मतलब कि जो फ्रेंड होते हैं, जो दोस्त होते हैं, दोस्त वाले जो सूक्ष्मजीव है उसको हम देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि दोस्त कौन है, तो भाई आपने दही देखा है, दही तो खाया ही होगा। तो दही जो होता है ना, वो भी सूक्ष्मजीव से ही बनता है। तो आप बोलोगे 1 मिनट, दही तो सूक्ष्मजीव से हमने बनते हुए नहीं देखा। देखो आगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। दही, ब्रेड और केक, ये जितना भी चीज़ बनते हैं उसके लिए सूक्ष्मजीव जो है वही बहुत अच्छा रोल निभाता है, और उन्हीं के वजह से ही ये इतना टेस्टी होते हैं। तो आप जब दही खाते हैं ना, समझ लिए बहुत सारा सूक्ष्मजीव खा रहे हैं, तो उसको कीड़ा मत सोच लीजिएगा, ठीक है, लाभकारक होता है वो। अब प्राचीन काल से सूक्ष्मजीवों का जो उपयोग होता है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल मतलब, तो अल्कोहल मतलब शराब का बहुत सारा किस्म होता है, उसमें से कोई किस्म में, ठीक है। अब अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग जो महुआ, कच्चा महुआ खरीद के हम लोग कई दिनों तक उसको डब्बा में भर देते हैं ताकि वो सड़ जाए थोड़ा सा, तो उसमें सूक्ष्मजीव ही लगता है। जैसे दही का भी इसी तरह होता है। अब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कार्बनिक अवशिष्ट, जैसे सब्जी के छिलके, कोई भी जंतु का अवशेष मतलब कोई मरा हुआ जंतु है ना, या फिर विष्टा, ये सब क्या होता है कि मान लो कि कभी कोई मरा हुआ जंतु है तो वो सड़ता कैसे है पूरा इन्वायरमेंट में, पर्यावरण को वो सड़ के गल के पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो मिट्टी में मिल जाता है। तो हम नहीं कहते मिट्टी में मिला दूंगा, तो भाई मिट्टी में जो कौन सा फिल्म में डायलॉग है एक शायद कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तो मुझे पता नहीं कौन सा मूवी का है, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, तो सूक्ष्मजीव करता है। तो क्या करता है, ये जीवाणु द्वारा किया जाता है। कौन अपघटित करता है, किसको, तो सब्जी से उड़ा हुआ छिलका को, जंतु अवशेष को किसको करता है, जीवाणु द्वारा किया जाता है।
ये क्या है, हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। हानि रहित मतलब जैसे जब भी खाद, जैसे देखिएगा अगर आप सब्जी के छिलके या इससे हम लोग बहुत जगह पे देखिए खाद बनाते हैं, तो खाद क्या हानिकारक होता है? नहीं ना। तो क्या वही तो बोला जा रहा है कि हानि रहित बनाते हैं वो। अब यहाँ पे एज्यूम कीजिए, मान लीजिए जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पाद एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अभी मैं बोला खाद बनाते हैं, ठीक है, और औषधि में एग्जाम्पल बताया मैं पीछे। अभी और आगे आएंगे, दही और ब्रेड कैसे बनता है इसको लेके भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है सूक्ष्मजीव को? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नाम ठीक से बोलना, क्या बोलेंगे? देखो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नाम याद रखना इसको। और ये हमेशा पूछा जाता है, और आपको अगर आप साइंस पढ़ोगे तो हमेशा ये दही वाला एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दही में अनेक तरह का सूक्ष्मजीव पाया जाता है, जिसमें से क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो प्रमुख है, जो दूध को दही बनने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब वो जो जीवाणु है वो दूध में बहुत ज़्यादा अपना जनन करता है और दूध को दही बनाता है। फिर आप देखिए जीवाणु पनीर चीज़, ठीक है, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायता करता है। रावा यानी कि हम जिसको हम सूजी कहते हैं। इडली भी देखो ना, तो उसका मसाला हम लोग पहले बनाते हैं और फिर बाद में अगर आप देखोगे तो हम बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमको इडली आज बनाना है तो उसका जो हम गूंथते हैं जो मसाला है उसका, वो कल ही कर लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा जीवाणु उत्पन्न हो जाए। सेम चीज़ भटूरा अगर आप खाए होंगे तो भटूरा में भी होता है। फिर इडली में भी, इडली तो मैंने बताया। फिर डोसा में जो होता बनता है उसमें भी उसको तो जो चावल के आटे होते हैं उसमें उसको भी एक दिन पहले करके रख दिया जाता है। तो कुल मिला के उसमें उसको रखा जाता है ताकि उसमें क्या बन सके, उसमें बाकी सूक्ष्मजीव प्रजनन कर सके। यहाँ पे देखिए यीस्ट पाउडर के साथ मैदा है ना, खमीर द्वारा मीठी हुई मैदा, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यीस्ट के तीव्रता से जनन करने के श्वसन के दौरान, अब जो यीस्ट होते हैं ठीक है, अब ध्यान से देखना भी, अरे यार चलो। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी याद रखने वाली बात है। क्या करते हैं? तो यीस्ट में तीव्रता से जनन जब करती है, यीस्ट तीव्रता से जब जनन करती है तो उसका जब वो श्वसन करती है तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज निकलता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा के आयतन बढ़ा देते हैं। आयतन आप ध्यान रखना। अभी ये कौन सा आएगा मालूम? ये आएगा जो हम भटूरा बनाते हैं या फिर हम जब ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड आप खाए होगे ना वो ब्रेड, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग उसको जो भी आटे हो या फिर जो मैदे हैं उसको हम लोग गूंद करके रख देते हैं। फिर उसमें क्या आता है, वो यीस्ट होता है वो बहुत तीव्रता से जनन करते हैं। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, वहाँ का उसको क्या बनता है? उसमें बुलबुले से निकलने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप 1 kg में अगर 10 रोटी बना सकते हैं ना, तो अगला दिन अगर बनाओगे तो ज़्यादा बनेगा, वो फूलेगा ज़्यादा। तो ये फ़ायदा होता है इसमें। देखो पेस्ट्री वगैरह, केक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, यीस्ट का उपयोग से ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये सब खूब बनाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्य उपयोग। अब वाणिज्य शब्द का मतलब समझना। वाणिज्य मतलब होता है कमर्शियल इंग्लिश में, और कमर्शियल का हिंदी बोलो, वाणिज्य का पूरा अच्छा से बताऊँ तो वाणिज्य मतलब होता है कि वैसा चीज़ जिसको व्यापार किया जा सके, जिससे प्रॉफिट बनाया जा सके। ठीक है, तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और कौन? एसिटिक एसिड। याद रखना, ये भी एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जितने भी शब्द आ रहे हैं ना ये सब याद रखना। एसिटिक एसिड, यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है? एसिड, तो एक तरह का एसिड ही है। ठीक है, तो कौन सा? बड़े स्तर पर अल्कोहल भी खुद एसिड ही होता है। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है ये है कि बड़े स्तर पर अल्कोहल और कोमा में फिर शराब है, जबकि मैंने ऊपर बताया क्या कि अल्कोहल शराब ही होता है। देखो अल्कोहल बहुत सारे, अल्कोहल एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ और बनता है। तो जिसमें अल्कोहल के अंदर में शराब एक कैटेगरी है। ठीक है, शराब उसमें से एक तत्व है बस, और भी बहुत सारी चीज़ बनता है। जैसे दवा में भी बहुत सारे अल्कोहल के प्रोडक्ट लगते हैं। जैसे आप खांसी का सिरप अगर देखोगे तो वहाँ पर भी अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए देखोगे बहुत ज़्यादा जो भी हेवी डोज के खांसी के सिरप होते हैं उसको अगर कोई पी लेता है तो बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई मैं क्या बोला? अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड। ये सवाल पूछे जाएंगे कि सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग किसमें किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब है कि बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा
में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब शराब में अगर आपने देखा नहीं होगा, लेकिन बड़े में कोई टीवी चैनल में देखा ही होगा, यानी कि जो बियर बनता है तो हम लोग देखे होंगे, उसको बोला था फ्रूट बियर। तो बहुत सारा फ्रूट बियर के बारे में आपने देखा होगा। तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल करके बनाते हैं। उसको हम लोग एक बहुत बड़े कंटेनर में रख देते हैं और बहुत कई दिनों तक छोड़ देते हैं उसको, फिर बाद में उसका रस निकाल देते हैं, तो उससे हम लोग बनाते हैं। अब देखो सकरा का यहाँ भी एक जो वर्ड है, तो मैं बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझा दो। सकरा खुद चीनी का ग्रुप का है, लेकिन सकरा को चीनी नहीं कहते, चीनी अलग होता है, ठीक है। सकरा भी मीठी होती है, तो चीनी का बहुत सारा ग्रुप है, उसमें से एक सकरा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और यहाँ चलो अब देखो यहाँ पे तो गंध अल्कोहल, ठीक है। ओह एक मिनट, हमने नीचे से कुछ छोड़ा है, नहीं चलो कुछ नहीं छोड़ा हमने, चालू करते हैं। तो गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन कर देते हैं। तो आपने अब यहाँ गंध बोल रहे हैं, देखो जब भी जितना भी शराब है ना, सब में एक अलग तरह का स्मेल होता है। आपने तो आप सूंघा या नहीं सूंघा, लेकिन बदबू या आप कुछ लोगों को बदबू लग सकता है, पीने वाला को तो खुशबू लगता है यार, तो छोड़ो। तो ये गंध जो होता है वो अल्कोहल की गंध आती है, जो क्या होती है, जो चीनी के अल्कोहल, ध्यान रखना आप, चीनी यहाँ पे शब्द आया, वहाँ क्या था, सकरा। तो चीनी सकरा दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है, जबकि दोनों मिठाई होता है, ठीक। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण ये जो भी आप गंध है वो बनती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, किण्वन, क्योंकि आपको अगर किण्वन किसे कहते हैं या फिर किण्वन के बारे में बताइए, ठीक है। इससे लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे कि चीनी, दो बहुत आसान है, चीनी से अल्कोहल में परिवर्तित की क्रिया को कहते हैं किण्वन। आप इसको अपने भाषा में ले सकते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में फर्मेंटेशन, क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग क्या क्या है। तो देखो अगर आप कभी भी बीमार पड़े हो ना, तो आपको दवाई सूक्ष्मजीवों को मिला होगा, बस आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं चला कि हाँ वो सूक्ष्मजीव से जुड़ा हुआ है। तो उससे बताने से पहले हम यहाँ बात करें थोड़े से एक साइंटिस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने मेडिकल साइंस में, दवाओं में। तो यहाँ पे है ल्यूई पाश्चर। तो ल्यूई पाश्चर ने सबसे पहले किण्वन का बारे में बताया था, और कितना में, तो 1857 में। याद रखिए 1857 का, जब भारत में मंगल पांडे जी हमारे यहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे ल्यूई पाश्चर क्या करते, किण्वन की विधि के बारे में बताए थे। तो सूक्ष्मजीवों की औषधीय उपयोग के बारे में अब हम देखते हैं। तो सूक्ष्मजीव के औषधीय उपयोग यहाँ पे देखो, तो डॉक्टर आपको ना, देखो ये मैंने ऊपर में बताया था पेनिसिलिन, मैंने ऊपर बताया था ना कि दवा का नाम, देखो आ गया यहाँ पे पेनिसिलिन। अरे यार चलो, तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन डॉक्टर आप बहुत को देता है, ठीक है। पेनिसिलिन बहुत को आप देखोगे, पेनिसिलिन का इंजेक्शन कॉमन है अगर आप देखोगे, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रतिजैविक है। तो आप यहाँ पर सवाल आएगा कि अरे सर प्रतिजैविक क्या होता है, ये तो नया वर्ड आ गया बहुत टाइम के बाद। तो प्रति मतलब जानते हैं कोई भी चीज़ को, प्रोटेक्ट, जैविक मतलब होता है जीव को बचाने के लिए, प्रतिजैविक। आपके शरीर में बहुत से, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटीबायोटिक डोज बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग कोरोना के लिए टीका दिया जा रहा है, तो एक प्रतिजैविक टीका है, ठीक है, जिससे पूरा बॉडी में एक अनावरण बनता है, जिससे वो प्रतिजैविक जो वायरस से होता है उससे लड़ सके। तो पेनिसिलिन एग्जाम जो दिया जाता है वो क्या अन्य प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक आगे बताऊंगा मैं प्रतिजैविक के बारे में, और यहाँ नीचे में आएगा भी। तो गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, या तो सुई भी हो सकता है, इसका टैबलेट भी हो सकता है, और कैप्सूल भी हो सकता है। इन औषधियों का स्रोत जो होता है वो सूक्ष्मजीव से ही आता है, ये सूक्ष्मजीव से ही बनते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। एक मिनट, फिर यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सूक्ष्मजीव से ही बीमारी हो रहा है, और सूक्ष्मजीव से ही वो बीमारी खत्म भी हो रहा है। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप सोचोगे कि भाई घर में क्यों ना पालना शुरू कर दे। देखो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कोई सूक्ष्मजीव का इलाज कोई दूसरा सूक्ष्मजीव है, हालांकि है, लेकिन मुझे कैसे पता होगा या फिर आपको कैसे पता होगा, इसलिए हम डायरेक्टली अपने हिसाब से कुछ नहीं करते हैं। हम लोग डॉक्टर पर जाते हैं, ताकि वो देता है कि कौन सा सूक्ष्मजीव को लड़ने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव बेहतर होता है।
तो अब उनकी वृद्धि को रोक देता है। किसका वृद्धि को? तो जिससे आपको बीमार हुआ, जिस सूक्ष्मजीव के कारण। इस प्रकार की औषधियों को क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक तथा एंटीबायोटिक। याद रखिएगा, इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं, हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी में आपको बहुत सारे सूक्ष्मजीव डाल दिए जाते हैं टैबलेट के माध्यम से। तो सोचोगे कि टैबलेट तो सूखा रहता है, एक्चुअली सूखा रहता है, तो उसमें बहुत सारे जो है सूक्ष्मजीव होते हैं वो डीएक्टिवेट रहते हैं। आमतौर पर अगर आप आसान भाषा में समझे तो वो मरे हुए होते हैं, पर जैसे हम पानी के साथ उसको अपने पेट में लेते हैं, अब पेट में उसको जाकर गर्मी मिलती है थोड़ा से, तो वापस से वो जीवित हो जाते हैं। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और है कि आजकल जीवाणु और कवक के अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, जो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो एक नाम है माइसिन, इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट लोग को दिया जाता है, ये बहुत ही हैवी डोज होता है इसका, ठीक है। जितना भी यहाँ पर दिख रहा है वो आप बहुत ही इतना कॉमन नहीं है, आसान तुरंत लिए अगर जाकर छोटा मोटा कुछ होगा तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये माइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो यहाँ पर भी एक माइसिन है, ठीक है। माइसिन क्या होता है? एरिथ्रोमाइसिन। तो दो चीज़ में क्या है? माइसिन वर्ड लगा हुआ है, और एक है क्या है? क्लीन। क्या है? क्लीन। तो बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन, याद रखिएगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये तीन जो है मुख्य, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है प्रतिजैविक, जिन्हें क्या था? कवक और जीवाणु से उत्पादन किया था। देखिए, याद रखिएगा, कवक और जीवाणु से बनाया जाता है। कौन सा? तो ये हालांकि आपको एक क्लास में ऐसा नहीं पूछेगा, पर जानकारी के लिए, तो कवक और जीवाणु से क्या क्या बनता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो उत्पादन होता है यहाँ पे। अब विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सा में उपयोग किया था। मतलब अलग अलग जीवाणु का से अलग अलग हम लोग बनाते हैं दवा। यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, वो जीवाणु के रोगों को बचाने के लिए संवर्धन का प्रयोग सबसे पहले किए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं? फफूंद जीवाणु का इस्तेमाल की वृद्धि को रोकते थे ये, मतलब कि जो भी फफूंद से छोटे छोटे जो बीजाणु जो दिखते थे उसको ये वृद्धि होने से रोकते थे। तथा पाया कि बहुत सारे जीवाणु, जब ये पूरा रिसर्च किए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मर जाते हैं। इस प्रकार के फफूंद से पेनिसिलिन के बारे में बनाया गया। आप देखो अंत इन पे बहुत ज़्यादा स्टोरी भी है कि ये इन्होंने मजाक में खोज दिया था, ठीक है। हालांकि हमारे टीचर ने हमें सुनाया था, तो यहाँ पर अभी आपको समझा नहीं सकते। जब हम इसको पूरा पीपी किट से समझाऊंगा ना, पीपीटी से, तब मैं इसको बताऊंगा पूरी अच्छी तरह से। अभी इसको पूछ कर थोड़ा बस पढ़ लेना। अब दो यहाँ पे है पशु आहार और कुक्कुट आहार, ठीक है, में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार पशु जो खाते हैं चारा वगैरह, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीव का संचरण को रोकना रहता है, मतलब ताकि दूसरा सूक्ष्मजीव नहीं आ पाए। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोगों को में भी किया जाता है। ये आप देखोगे जब हम पौधे पे बहुत ज़्यादा चीज़ में छिड़काव करते हैं पौधे वगैरह पे, तो क्यों करते हैं बहुत सारा दवाओं का छिड़काव? ताकि वो क्या करे, पौधे में प्रतिजैविक गुण को बढ़ा दे। अब दो यहाँ मैंने बताया ना कि ये सब कोई भी डॉक्टर के सलाह पर भी ली जाती है, प्रतिजैविक दवाई लेनी चाहिए, है ना। दवा का कोई कोर्स भी पूरा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दवा डॉक्टर दिए आप पूरा भी नहीं किए हैं, ठीक है। अगली बार जब भी आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविकता की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उतनी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड डोज अगर प्रतिजैविक की खाएंगे, यानी कि एंटीबायोटिक खाएंगे, तो बाद में अगर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगा तो वो एंटीबायोटिक ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बिना मतलब का भी नहीं खाएं और ज़्यादा भी नहीं खाएं। आप देखो वैक्सीन, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो अभी ठीक से हमें मिला नहीं है, बुकिंग करवा कर रखा है पर अभी तक मिला नहीं है। तो वैक्सीन को हम लोग कहते हैं टीका कहते हैं। तो बच्चों पे बहुत सारी चीज़ों पे वैक्सीन लगाया जाता है, बच्चों पे, बड़ों पे भी लगाया जाता है, पर आमतौर पे देखोगे जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे टीका लगा दी जाती हैं। तो देखो जब रोग कारक जैसे रोग होता है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या होता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है उससे लड़ने के लिए। अब शरीर को यह भी मालूम होता है कि वो सूक्ष्मजीव को अगर हमारे शरीर में पूर्ण प्रवेश कराता है तो वो उसे किस प्रकार लड़ा जाए, यानी कि
शरीर में अगर कोई भी तरह का वायरस या फिर कुछ भी तरह का अगर सूक्ष्मजीव प्रवेश कर गया तो शरीर को पता है कि उसे किस तरह से लड़ना चाहिए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को शरीर स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसे अनुसार लड़ने में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। जिससे मैंने बताया कि टैबलेट के रूप में खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, वो क्या रहता है, वो मतलब वो जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है, दवा में। लेकिन जब वो खाते हैं तो शरीर का जो प्रतिरक्षी कोशिका होता है, शरीर के जो कोशिका होते हैं वो उसके अनुसार लड़ने सिखाते हैं कि भाई देखो ये बीमारी ऐसा है तो उसको इस तरह से लड़ो, ठीक है, और उसका रोग कारक को नष्ट करते हैं इस तरह से। तो दवा एक्चुअली डायरेक्ट खुद काम नहीं करती है, आपका शरीर के जो कोशिका होते हैं वो दवा से काम करवाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आपको समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि सब सारा काम दवा करता नहीं, अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक है तो दवा भी सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में क्या होता है, सदा के लिए बनी रहती है और तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव के लिए हमारे सदा के लिए सुरक्षा देती है। जैसे टीका जो होता है, जैसे आप देखोगे बहुत सारा BCG वगैरह का टीका मिलता है, तो उसमें ये होता है कि एक बार हम टीका ले लिए शरीर में तो वो बहुत लंबे टाइम तक हमारे शरीर में कंटिन्यू बना हुआ रहता है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे हैजा बीमारी देखोगे, 6 मैंने बताया अभी टीवी के बारे में, हैजा जिसमें डायरिया वगैरह इस तरह का, तो हैजा, चेचक है ना, हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस वगैरह पानी से होता है। चेचक आपने देखा होगा चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। इन सब का बीमारियों को आप क्या है, टीके से रोका जा सकता है अभी के टाइम पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सबसे पहले 1798 में चेचक के टीके का खोज कर ली थी। कौन थे, एडवर्ड जेनर, तो बहुत ही फेमस आदमी एडवर्ड जेनर 1798 में। अपने बचपन में आपको भी कोई अनेक रोगों की सुरक्षा के लिए क्या लगाया गया, टीका लगाया गया होगा। तो अगर तुमको पता है कि आपको कौन सा टीका लगा तो नीचे कमेंट में उसमें बताओ यार कि कौन सा टीका अभी तक लग चुका है। आप इन रोगों को सूची तैयार करें, ठीक है, और इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सही बच्चों के इन रोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है, आवश्यक टीके के निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपको ने टेलीविजन पे बहुत सारे, आप टेलीविजन या समाचार पत्र में बहुत सारे ऐड वगैरह देखा होगा, अमिताभ बच्चन जाते हैं ना, पोलियो ड्रॉप पियो, ठीक है, इस तरह का। पल्स पोलियो का देखिए ऐड चलता है, यहाँ बता भी रहा, ठीक है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता था कि वास्तव में एक क्या है, एक टीका है। देखिए पोलियो क्या है, एक ड्रॉप का फॉर्मेट में है, लेकिन क्या वास्तव में एक टीका है। आप जरूरी नहीं कि टीका को हमेशा सुई ही घोपा जाए, उसके लिए उसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा, तो पोलियो ड्रॉप, ठीक है। तो चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक की उन्मूलन हो गया है। इसके चेचक बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा चलाया गया था अभियान। अब लगभग चेचक जो है ख़त्म हो गया, और आज के टाइम पे गांव में आप देखोगे तो चेचक होते हैं, पर अब वो उतना खतरनाक नहीं है। पहले के टाइम पे चेचक से पूरा का पूरा गाँव में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते थे, ठीक है। यहाँ देखो मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि कर देते हैं ये। तो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, ध्यान रखना अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में बैलेंस को, जैसे हवा में अपने हिसाब से नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उस तरह मिट्टी में भी बहुत सारे जो है गैस रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स खनिज लवण के साथ बहुत सारी चीज़ मिला हुआ रहता है, नाइट्रोजन उसमें से प्रमुख है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपका पास, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के रखना। कौन सा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये अब इसे किसे कहते हैं। तो देखो वापस मैं बताता हूँ कि कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, ठीक है, तथा उसकी उर्वरकता मतलब उगाऊपन, जैसे कि उर्वरकता मैं आसान भाषा में कैसे समझाऊँ उसको, कि एक मिट्टी कितने अच्छे से फसल को दे सकती है फल के रूप में, उसको उर्वरकता कहेंगे आसान भाषा में। तो वृद्धि होती है, इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना आप इंसान। तो यहाँ पे अब और कुछ 2 फोटो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में साइनोबैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे इसका फिगर है, ये देखो जूम किया हुआ है और ये आपका दूर से लिया गया है, ठीक है। बैक्टीरिया और एक हरे नीले
शैवाल। ये अब पर्यावरण का शुद्धिकरण खूब करता है ये, ठीक है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है ये कौन, सूक्ष्मजीव। चलो देखते हैं। तो बोला यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि पहली बार बोझो, जबकि ये तो पता ही है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ ही रहे हो लगातार। तो नहीं देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि क्या हमारे घर के आसपास अगर हम कुछ भी कचरा फेंक देते हैं या फिर कोई भी जानवर मर जाता है तो एक टाइम के बाद देखो वो जानवर ना खुद ब खुद सड़ के ख़त्म हो जाता है और मिट्टी के जैसे रूप ले लेता है। या फिर अगर आपने कभी भी अपने घर में कोई भी जो किचन का सामान है, किचन में बचा हुआ जो सब्जी होता है उसको अगर फेंका होगा अपने बागान में या फिर घर के पीछे, तो वो हमेशा नहीं रहता, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो ख़त्म कैसे होता है, तो वो ख़त्म करता है सूक्ष्मजीव के कारण, ठीक है, सूक्ष्मजीव कारण। और अगर देखो एक सूक्ष्मजीव अगर आप इतना सारा कचरा को अगर साफ कर दे रहा है तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, पर्यावरण को शुद्धिकरण ही तो कर रहा है, ठीक है। तो बस यही है सबसे। आप देखो इसको ये कैसे करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक थ्योरी प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसको आप आराम से रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताना उतना ज़्यादा कुछ है, इसको आराम से आप रीडिंग मारोगे आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप सूक्ष्मजीव करते हैं, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जो मृत जैविक होते हैं उनको भी वो अच्छा से अपघटन कर देता है, और सब्जी वगैरह तो मैंने बता ही दिया। अब देखो हानिकारक क्या है, अब आएगा हानिकारक वाला। तो हानिकारक क्या है, तो चलो देखो, सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के से हानिकारक होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य जंतु पेड़ पौधे रोग को पर क्या कहते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं उस पर, किस पे किसी पे भी हम बोलो, जितने भी सजीव चीज़ है ना सब पे उन सबको रोग दे सकते हैं। पेड़ पौधे में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, रोगाणु, ठीक है, अथवा रोगजनक, किसको कहेंगे, रोगजनक। तो कोई भी सूक्ष्मजीव जो क्या दे सके, मनुष्य जंतुओं और पेड़ पौधे में क्या उत्पन्न कर देगा, उसमें रोग उत्पन्न कर देगा, उससे रोगाणु कहते हैं या फिर रोगजनक कहते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव क्या होता है, भोजन कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी कि खाना को बर्बाद करते हैं। जिसमें मक्खी जब खाना में बैठती है ना तो मक्खी का पैर में बहुत सारे जीवाणु ऑलरेडी होते हैं, रोगाणु सॉरी, बहुत सारे रोगाणु ऑलरेडी होते हैं। तो वो जब खाना में बैठ जाते हैं तो बहुत सारे रोगाणु अपने आपके खाना में छोड़ते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि खाना को ढक के रखा जाए और इतना मक्खी बैठा हुआ खाना मत खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में हम और अधिक जानकारी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए मनुष्य में रोगकारक सजीव सूक्ष्मजीव कौन से हैं, ठीक है। देखो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव सांस के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना, पेयजल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति एक बार मतलब जब भी किसी को रोग हो गया तो उसको हम कहेंगे संक्रमित व्यक्ति। जैसे अभी के टाइम में हम बोलते हैं ना कोरोना को लेकर के पॉजिटिव केसेस, तो वो क्या है, उसको हिंदी बोलेंगे संक्रमित व्यक्ति। अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचयन हो सकता है, ठीक है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों जो कि एक संक्रमण व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कार्य के संपर्क द्वारा फैलता है। देखिए अभी कोविड कैसे फैल रहा है, छूने से, हवा से, ऐसा फैल रहा है ना। तो इसी को सबसे आसान भाषा में इसको सुनो, ये क्या है, चरणीय रोग कहते हैं। चरणीय रोग किसे कहते हैं, तो हाँ ध्यान से, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। आपको फैलने का तरीका क्या हो सकता है, मीडियम, माध्यम हो सकता है, वायु से, जल से, भोजन से या फिर शारीरिक संपर्क से, छूने से, ठीक है। तो उसका क्या कहेंगे, संचरणीय रोग, मतलब जो फैलता हो। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि हैजा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम, ये भी देखोगे ना बहुत फैलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स, ठीक है, और क्षय रोग, टीबी की बीमारी हो किसी को अगर बगल तो पूरे अच्छे से मास्क पहन कर हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब जुकाम में तो जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छिंकता है तो उसमें क्या होता है, वो छिंकने का जैसे मुंह से बहुत सारा थूक या फिर लार वगैरह, बहुत उसका सूक्ष्म बूंद जो होता है वो हजारों, एक बूंद में हजारों वायरस हो सकते हैं। अब वो क्या था, वायुमंडल में फैल जाता है। तो वो जब आप वहाँ पे बैठे हो तो आपके शरीर में आने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस हवा से उड़ के आपके नाक मुंह में आ गया, बस आपको सर्दी खांसी अगला दिन से स्टार्ट, ठीक है। तो इसलिए कोई बगल में खांसे तो आपके पास रुमाल होना चाहिए। अब देखो कुछ कीट होते हैं ना, कुछ कीट वगैरह जंतु ऐसे भी जो रोगकारी जीवाणु को अपने साथ साथ लेके घूमते रहते हैं। उन लोगों का काम धाम नहीं है बेटा,
खुद तो खराब होता ही है, हमें भी खराब करेगा, ठीक है। तो रोगवाहक, इसको बोलते हैं रोगवाहक। तो रोगवाहक किसको कहेंगे? वैसा कीट या जंतु जो अपने साथ साथ रोगकारक सजीवों को लेके घूमते रहते हैं वो, ठीक है। जैसे घरेलू मक्खी, जैसे मैंने अभी बताया था घरेलू मक्खी। मक्खी क्या था? कूड़े में, हर जंतु के अपशिष्ट में कहीं भी बैठ जाता है, ठीक है। तो रोगाणु में अपने शरीर से चिपक जाते हैं, उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है तो क्या होता है? रोगाणुओं द्वारा क्या होता है? हस्तांतरण हो जाता है। रोगाणु क्या आता है? आपके शरीर में चल जाता है। जो व्यक्ति के जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करेगा, संदूषित भोजन, उसको बीमार पड़ने की संभावना क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा हमेशा ढक के रखा जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब यहाँ पे एक और मच्छर का नाम यहाँ पे आ रहा है, देखिए मादा, इसको भी लोग बहुत कोई गलत प्रोनाउंस करते हैं। देखो फ्लीज, क्या है? फ्लीज, एनोफ्लीज। तो मादा एनोफ्लीज एक मच्छर होती है, ठीक है, जो ये क्या करती है? इसके मच्छर में क्या होता है ना, इस मच्छर के जो डंक होता है, डंक पाँव या कहीं मान लो डंक में खास करके, इसमें एक जीवाणु होता है, इसमें एक सूक्ष्मजीव होता है जिसका नाम है, देखो, प्लेज्मोडियम। क्या है? प्लेज्मोडियम। यहाँ पर होगा मोडियम, ठीक है, प्लेज्मोडियम। तो यहाँ पे कौन सा बीमारी लेकर घूमती रहती है? ये मादा है, इसका कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, सबको बीमार कर ले चलती है। इसलिए रात में जब मच्छर का आपको है ना, तो मच्छरदानी लगाना इसलिए ज़रूरी रहता है। तो ये क्या ना, मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो क्या लेकर घूमती रहती है अपने मुंह में, ठीक है, प्लेज्मोडियम। और ये क्या है? मलेरिया बीमारी है, मलेरिया परजीवी है जो अपना मुंह में ले घूमती रहती है, जहाँ तहाँ बढ़ती रहती है। तो मादा एडिस मच्छर डेंगू को लेकर घूमती रहती है ना। ये भी वायरस का, डेंगू बीमारी जानते हैं ना, मच्छर से वो फैलता है। तो हम बीमारियाँ अथवा डेंगू को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? सब आसान तरीका, मच्छरदानी रखो, अपने आसपास गंदगी मत करो, और क्या। देखो ये देखो दिख रहा है? कैसे दिख रही है आपको? इंटरेस्टिंग है वो, अगर देखो ना इसको, देखो अरे तस्वीर जिन्होंने लगा ना उसको बोलना चाहिए भाई कि इसका मुंह तब से इसको तस्वीर अगला बार साटने के लिए। बताओ कितने मासूम दिख रही है, लेकिन बहुत खतरनाक है, काट लेकिन आप चलिए जाइएगा भाड़ में। तो आगे देखते हैं। अब इस तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न, कोई जितने मच्छर आप हो गए ना, जितना भी मच्छर होता है जल से उत्पन्न होते हैं, है ना। हमें पानी कहीं भी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कूलर, टायर अपने छत पे जो फेंक देते हैं, छत में जब पानी रुक जाता है या फिर आसपास कोई गड्ढे हो जाता होगा तो ठीक है, उसको कुछ में तो वो सुखा दो, या फिर कुछ तो ऐसा उपाय करो जाके वहाँ पानी ज़्यादा नहीं जम पाए आपके घर के आसपास। जहाँ पानी जमेंगे वहाँ पर क्या मच्छर अपने लार्वा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लार्वा से मच्छर बन जाएगा, फिर बाद में वो आएंगे आपके घर बिना इन्विटेशन का, और बीमारी दे के जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट को हम लोग देखते हैं। चलो ये चार्ट को हालांकि आप थोड़ा सा एक बार पढ़ देना कि चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलो यहाँ पे देखो, संरक्षण का तरीका, बचाव का उपाय, है ना, रोग कारक और सूक्ष्मजीव। तो 6 रोग क्या है? जीवाणु से होता है, ठीक है। कहाँ से फैलता है? वायु से। रोगी व्यक्ति क्या होता है? पूरी तरह से अलग रखना चाहिए। दो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे चार बीमारी है जिसमें आप देखोगे चारों को क्या होता है? अलग रखा जाता है। इसलिए जो अलग रखने वाला जो बीमारी होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि देखो एक तरह से एक तो वो बीमार है, प्लस उसको पूरे परिवार से दूर कर देना, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है उसको। खसरा ये भी वायरस होता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस, है ना, वायु सीधे संपर्क में फैलता है। पोलियो वायरस जलीय वायु से फैलता है, तो डेंजर है भाई। यहाँ पे हेजा टाइफाइड जो किससे होता है? जीवाणु से, जल और भोजन से फैलता है। इसमें क्या होता है? मैंने कि स्वच्छता का आदत लगाना चाहिए, मैंने कि साफ़ सफाई, उबला हुआ पानी, उबला हुआ खाना, इस तरह का खाना खाना चाहिए। अब देखो हेपेटाइटिस और मलेरिया। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से, जो जल से फैलता है। उबले हुए पेय पदार्थ का अच्छा खाना खाया जाता है, खिचड़ी खूब खिलाया जाता है इसमें। मलेरिया, है ना, प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर से फैलता है, और अभी मैंने इसके बारे में पूरा बताया ही आपको। अब अगला टॉपिक, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, ठीक है, उनके फैलने तथा रोकने का कुछ उपाय, तालिका 2.1 जो ऊपर में हम लोग पढ़ लिए। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जंतुओं में, देखो अभी हम लोग मानव शरीर में पढ़ा ना, अब जंतुओं में देखो अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं होते, ये दूसरे जंतुओं में भी रोग देते हैं। जबकि मैंने पहले ही कहा ना कि जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, उन पे रोग होते ही होते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो रॉबर्ट कोच
1876 में, ठीक है, बेसिलस और एंथ्रेसिन नामक 2 जीवाणुओं की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग को कारक थे। तो यहाँ पे इन्होंने 2 जीवाणुओं का खोज किया, कौन सा, बेसिलस और एंथ्रेसिस। ये किस बीमारी में होने में मदद करता था ये, तो एंथ्रेक्स, ठीक है। तो एंथ्रेक्स बीमारी के लिए 2 बीमारी को रॉबर्ट कोच ने खोज की। तो ठीक है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स क्या होता है, उदाहरण के लिए देखिएगा, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक बहुत ही भयानक रोग है। इससे क्या होता है, जो जीवाणु में इससे क्या होता है, जीवाणु द्वारा होता है ये गाय के खूर, देखिए गाय के या फिर घोड़े के जो खूर होते हैं पैर के नीचे वाला हिस्सा है ना, अब हम उसका मुंह के रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। इसके गाय के खूर और उसका मुंह बहुत ही दर्द वाला बीमारी है, अगर हम ध्यान से देखो तो। अब पौधे में रोग कैसे कैसे होते हैं, तो देखो, तो अनेक सूक्ष्मजीव जैसे गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में भी रोग का कारण होते हैं। कैसे, तो फसल की उपज में कमी कर देते हैं ये, ठीक है। और जैसे कि ऊपर में, अब नीचे एक तालिका आएगा उसमें बताया जाएगा कि पादप रोग दर्शाए गए हैं, कुछ रासायनों के उपयोग से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख रहे हो सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो यहाँ पे देखो, नींबू केकर, देखो ये पादप रोग है, पादप मतलब पेड़ से जुड़ा रोग, ठीक है। सूक्ष्मजीव किससे होता है और संरक्षण करने का तरीका, ठीक है। तो नींबू केनकर यह होता है जीवाणु से, संचरण होता है किससे, वायु से। गेहूं में रस्ट, ठीक है, कवक से होता है, वायु या तो हवा से ही हो जाएगा या फिर बीज में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। भिंडी में पीत, वायरस होता है, इसमें कीट से आता है ये, तो कीट बहुत ही डेंजर होता है कीट, ठीक है। अब खाद विषाक्त मतलब होता है पॉइजन, जहर। तो ये भुजो पहली का एक वापस से एक टॉपिक है, तो हम लोग डायरेक्ट में आते हैं। तो सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है, जिसको हम आम भाषा में देखो ना, हम देखोगे इंग्लिश में बहुत इसमें इसके लिए एक भाषा इस्तेमाल करते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। याद क्या बोला मैंने, फूड पॉइजनिंग। इसको बोलते हैं सजीव द्वारा संदूषित भोजन को अगर हम खाते हैं तो उसका तो खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे इस भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और वो भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी क्या हो सकती है, बैंड बच सकती है। देखो, कभी कभी उनकी बैंड भी बच सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। आप खाद्य परिरक्षण मतलब उसको कैसे ठीक ठाक रखें, तो भंडारण करेंगे जब विषय में पढ़ाया गया, ठीक है। परिशोषण करें, बीज को भंडारण करते समय कैसे रखेंगे, हमें पके हुए भोजन को घर पे परिशोषण किस प्रकार से करेंगे, ढक कर रखेंगे, खुला में नहीं रखेंगे, नग्न स्थान में नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ को खुला रखेंगे तो भाई हम बुला रहे हैं बीमारी को। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को क्या करता है, संदूषित कर देता है। संदूषित भोजन को दुर्गंध आने लगती है, खराब हो जाते हैं, टेस्ट बदल जाता है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। उसमें भोजन के संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके साथ साथ, ठीक है। अब इसीलिए आसान भाषा में देखो कि कोई भी जो उसको रखने का तरीका है कि रखो, कोशिश करो कि गरम गरम खाना खा लो, ठीक है। ठंडा होने से भी जितना ज़्यादा खाना पकने के बाद उसमें टाइम बीतेगा उतना ज़्यादा उसमें डैमेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। आप चैप्टर जो है क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, देखते हैं और कितना बाकी है। चलो, और ज़्यादा बाकी नहीं है। चलो देखते हैं आप रासायनिक उपाय क्या क्या है इसका, रासायनिक रूप से इसका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्यतः रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो नमक होता है ना, नमक बहुत ही डेंजरस चीज़ होता है। आप देखें, अब गांव में अगर आप रहे हो ना, तो जौंक में हम गांव के लोग खूब करते हैं इसको, जौंक को पकड़ देते हैं, उसके ऊपर में नमक डाल देते हैं, ठीक है। तो जौंक जो होता है तड़प के मर जाता है वहाँ पे, गाँव के लोग खूब करते हैं इसको। तो यहाँ पर बोला कि जो नमक हो जाए, नमक और खाद्य तेल का उपयोग करके हम लोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। बहुत सस्ता भी है, ठीक है, आता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्लों का प्रयोग आचार बनाने के लिए करते हैं,
क्यों करते हैं खाद तेल का इस्तेमाल? क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है। जिसमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है वो रोक देता है, किसको? सूक्ष्मजीवों को वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, इसमें सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा, दो यहाँ पे फिर बहुत बड़ा नाम है देखो, दो यहाँ पे क्या है? सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड तो आप बोल लोगे, बाई तो मेटा बाई सल्फाइड। ठीक है, तो देखो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिशिक्षक है। इस इन सब का भी इस्तेमाल करके हम कोई भी खाद को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जैम वगैरह बनता है ना, स्क्वैश वगैरह बनता है, इसमें इसी तरह का रासायनिक का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि नमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो नमक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिकोड करते हैं। तो सामान्यतः नमक का उपयोग मांस मछली के परिसंचरण के लिए काफ़ी लंबे समय तक अरसे से किया जाता है। जैसे देखो अगर शादी वगैरह में अगर मछली बनता है तो हम नमक और हल्दी में डाल के उसको फ्राई करके उसको रख देते हैं, तो काफ़ी समय तक वो मछली जो है रह जाता है। एक्चुअली तो 2-3 दिन तक उसको बाद में भी उसको उपयोग किया जा सकता है उसको। ठीक है, तो मांस मछली को सूखा, या फिर देखो अगर समुद्र किनारे रहता होगा ना तो वहाँ पे देखना मछलियों पे नमक लेप लगा के उसको सुखा दिया जाता है, और ताकि फिर सालों बाद भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको पीस करके पाउडर बना दिया जाता है। चीनी द्वारा परिसंचरण तो देखो जैम, जेली, स्क्वैश है ना, ये क्या परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का उपयोग करके खाद्य पदार्थों की नमी को कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं को वृद्धि होने से रोकता है। आप इसके यहाँ पर लिखना तो चॉकलेट इतने दिन पैकेट में बंद रहता है, वो नहीं खराब होता है। ठीक है, अब तेल और सिरका में, सिरका आपने देखा होगा, सिरका खुद एक एसिड है, तो इस वजह से बात जाहिर सी बात है कि एसिड में कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, और तेल के बारे में हमने ऊपर भी हमने बताया कि वो रोकता है, जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं तेल और सिरके के। इसको सब्जी, फल, मछली, मांस के परिसंचरण में इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। गर्म और ठंडा, जो कोई चीज़ को बहुत गर्म कर दोगे तब भी उसमें जीवाणु नहीं आएगा, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दो तभी जीवाणु नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए फ्रिज में देखो, फ्रिज में हम लोग जब खाना रख देते हैं तो उसमें जीवाणु नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तब भी जीवाणु मर जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तब भी जीवाणु नहीं होगा। तो यहाँ देखो रेफ्रिजरेटर के बारे में बात किया जा रहा है। रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रख देंगे तो जीवाणु की वृद्धि को वो रोक देता है। ठीक है, अब पौष्टिक दूध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौष्टिक दूध कैसे होता है? पैकेट वाला दूध तो हमने देखा ही होगा, पैकेट वाला जो दूध होता है उसे हम लोग पौष्टिक दूध कहते हैं। इसको देखो हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, इसको पौष्टिक दूध को बिना उबले इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो पैकेट वाला दूध है उसको बिना उबले आप डायरेक्टली पी सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंड कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने पर सूक्ष्मजीवों की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। इस प्रक्रिया की खोज हुई थी लुई पाश्चर, ऊपर में बताया था, इन्होंने की थी। इसके लिए इसको बोलते हैं पौष्टिकरण। क्या बोलते हैं इसको? तो उनके नाम पे है पौष्ट है ना, उनका नाम लुई पाश्चर। तो देखो पौष्च तो पौष्टिकरण। ठीक है, क्या है? पौष्टिकरण। दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा करना है। इसलिए देखो पैकेट का दूध तो मैं ऐसे ही पियाता हूँ, बहुत मज़ा, ऐसे भी ठंडा दूध ज़्यादा मज़ा आता है गर्म के मुकाबले। अब भंडारण एवं पैकेजिंग, तो जब भी तुम कोई देखते हो ना पैकेट किया हुआ चीज़, आजकल तो मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी मतलब जिसमें हवा ना हो, ऐसा पैकेट में सील कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें सूक्ष्मजीवों को नहीं बढ़ पाते हैं वो। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो क्या है लेग्यूम पौधे यानी कि दलहन में और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता करता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? लेग्यूम पौधे में ग्रंथिकाओं में रहता है, मतलब पौधे की ग्रंथिका में घुस जाता है। ये सेम और मटर जो एक ये क्या है सहजीविकता है, ये कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में हम उनमें ऊपर में थोड़ा बहुत पढ़ा था अभी, परंतु आप जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में एकदम बैलेंस रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो क्यों नहीं घटती बढ़ती है, इसको हम अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, खूब बड़ा टॉपिक है यहाँ पे। देखो ये इस पेड़ का जड़ है, देखो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हो गए, पानी वगैरह यहाँ पे इसी का बीच में नाइट्रोजन गैस बहुत आना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं आएगा तो पेड़ ठीक से बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं कैसे। यही एक आखिरी टॉपिक है।
तो हम बोला गया कि हमारे जो वायुमंडल है ना, हमारे वायुमंडल में करीब 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए भी आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। जो प्रोटीन, पर्णहरित है ना, यानी कि क्लोरोफिन, कोई भी पत्ता जो हरा होता है, क्लोरोफिन का कारण जो हरा होता है उसका पत्ता, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब कहाँ से, ये सब बिना नाइट्रोजन का ये सब सही से बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या करता है, सब उपस्थित होता है, जो पौधे और जंतु के वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करके सीधे नहीं कर सकते हैं। अब मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, ठीक है, हरे नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देती है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से अपने जड़ के द्वारा अपना तना में ले जाती है, ठीक है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन या फिर अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। अब पेड़ अपने हिसाब से इस नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन बनाने में या फिर प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल करती है नाइट्रोजन का। पौधे पर निर्भर रहने वाले जंतु इसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। अब मान लो इस पेड़ में अगर कोई सब्जी वगैरह हुआ, हम इसे खा लिए तो वो किसमें, उसमें क्या है, नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में। जब हमने खाया तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन तो गया, तो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी चला गया, तो बिना नाइट्रोजन का कोई नहीं रह सकता, ठीक है। पौधे एवं जंतु, तो पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद जब हम कोई भी पौधे या जंतु मरता है तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु क्या करता है, मैं क्या बोलता हूँ, वो जीवाणु को क्या करते हैं, खाक खत्म कर देते हैं क्या बताऊँ इसको, मैंने पूरा जीवाणु उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जब वो प्रोसेस हो रहा होता है, जब जीवाणु हमारे शरीर को खा रहे होते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनिक यौगिक में परिवर्तन कर देता है वो, ठीक है। मतलब हमारा शरीर में भी जो क्या करता है, वो नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है। कुछ अवशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है। अब देखो, कुछ जो जीवाणु क्या करते हैं, कुछ जो जीवाणु उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में बनाते हैं, तो वापस से गैस क्या होता है, गैस जो होता है धरती में जाती है, धरती से पेड़ को हम लोग खाते हैं, और वापस हमारा शरीर जब मरता है तो वापस उसे क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। इसीलिए हमको होता है कि इसीलिए जो वायुमंडल में क्या आता है, गैस जो होता है, नाइट्रोजन क्या आता है, लगभग मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, यही कारण है, ठीक है। अब दो यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को लेकर के, देखो ये, ठीक। अब इसको तुम किधर से भी देखोगे तो आप पहुँचोगे एक ही पॉइंट पे, ठीक है। आप अगर शुरू यहाँ से करो इस जगह से, और या फिर शुरू इस जगह से, आप पहुँचोगे सेम, क्योंकि बिना एक दूसरे का कोई भी नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर हम यहाँ गए, ठीक है, तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक वापस गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन हुआ। अब यहाँ से अगर देखोगे तो दो लाइन निकल रहा है, एक यहाँ और एक इसके लिए, ठीक है। त्वरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, त्वरित मतलब जब बिजली गिरते हैं ना, उससे भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे जब बिजली गिरती है ना, उसके अगले दिन बहुत सारे जगह पे मशरूम हो जाते हैं। मशरूम क्या कहते हैं, वो नाइट्रोजन जो स्थिर है उसको स्थिरीकरण को बैलेंस करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक से मशरूम निकलने लगते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर, अरे यार 1 मिनट, गलती से टाइप हो गया ये, चलो ठीक है। इसको पुश करके आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें आपका सवाल ये आ सकता है, इसमें सवाल बनता है कि नाइट्रोजन चक्र को दर्शाओ या नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताओ। तो ये इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको देखना चाहिए। और यहाँ पे जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सजीव क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, इसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये बर्फीले, ठीक है, मरुस्थल से दलदल कहीं पे भी हो सकते हैं ये लोग, कहीं पे भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतु शरीर में हर जगह पाए जाते हैं। ये कोशिका और बहुकोशिका दोनों होते हैं, ठीक है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआर, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विषाणु इससे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसे वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो विषाणु अलग होते हैं, फिर भी इसी वर्ग में इसको लिखा जाता है। विषाणु को ना परपोषी जैसे जीवाणु है ना, पादप जंतु के में ही गुणन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल में वाणिज्य उत्पादन के लिए किया जाता है, वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए, ठीक। और कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे
कि मृदा पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है तथा वातावरण को स्वस्थ बनाता है। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोगों उत्पन्न कर देता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, मतलब जहरीला कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव, जो ये पेड़ वाला जो मैंने तुरंत अभी बताया, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल व अम्लीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और ये एक जो नाइट्रोजन को अभी बैलेंस करते हुए हमने तुरंत पढ़ा। तो ये था कुल चैप्टर। अब चैप्टर का हम कर रहे हैं क्लोज। तो अगर आपको अच्छा लगा और मेरा अप्रोच आपको पसंद आया तो ज़्यादा कुछ मत करो, बस सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे पूरा तरह से एक स्मार्ट कोर्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाला समय में। अगर हमें सही तरह से सब कुछ रहा तो हम इस पर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ाई में खूब मन लगाइए।